नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं सुमित अवस्थी। हमास के खिलाफ इजराइल की फौजी कार्रवाई में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 40% बच्चे हैं। इस बीच दुनिया भर से इजराइल की अपील की जा रही है कि वो युद्ध विराम करे या कुछ समय के लिए युद्ध को रोक दे। इसके तहत हमास और इजराइल के बीच किसी डील की कोशिशें भी जारी हैं। सोमवार को ही हमास की सैन्य शाखा अल क़साम ब्रिगेड के मुताबिक उसने कतर के मध्यस्थों से कहा कि 5 दिन के युद्ध विराम के लिए वो 70 महिलाओं और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार है। रॉयटर्स के मुताबिक कतर के मध्यस्थ इसके तहत 3 दिन के युद्ध विराम के बदले 50 महिलाओं और बच्चों को छोड़ने की डील पर काम कर रहे हैं। इस बीच गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का युद्ध अब अस्पतालों के अंदर पहुंच चुका है। इजराइल की सेना उत्तरी गाजा के शहर गाजा सिटी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के अंदर पहुंच गई है। इजराइल की सेना का दावा है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जहां से मरीजों की आड़ में हमास अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इजराइल की सेना ने अभी तक अल शिफा अस्पताल की तस्वीर जारी नहीं की है, लेकिन उनके प्रवक्ता के मुताबिक खुफिया सूचना के आधार पर इस अस्पताल के खास इलाके में ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें अल शिफा अस्पताल में इजराइल की सेना के घुसने से पहले की है। इजराइल की सेना का दावा है कि उसे अस्पताल के परिसर में हथियार और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े दूसरे साजो सामान मिले हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने हमास की चेतावनी दी कि वो 12 घंटे के अंदर अस्पतालों से सैन्य कार्रवाई रोके। हालांकि 12 घंटे का ये समय गुजर चुका है। इजराइल ने फिर दोहराया कि उसकी लड़ाई हमास से है, गाजा के नागरिकों से नहीं है। इस ऑपरेशन के दौरान अस्पताल के मेडिकल स्टाफ और आम लोगों के साथ कुछ गर्मा गर्मी भी हुई है। इजराइल की सेना के साथ मेडिकल टीम और अरबी बोलने वाले लोग भी हैं, ताकि आम लोगों को कार्रवाई के दौरान समझाया जा सके कि हमास अस्पताल और मरीजों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और इस पर जानकारी के साथ मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल में इजराइल का सैन्य अभियान जारी है। इस अस्पताल में सैकड़ों की तादाद में मरीज और जख्मियों के अलावा हजारों की तादाद में लोगों ने शरण ले रखी है। लेकिन इजराइल का दावा है कि इस अस्पताल के बेसमेंट से, भूतल से और नीचे जो सुरंग है उससे जो हमास है वो अपना एक कमांड मुख्यालय जो है वो चलाता है। और इस बात की तस्दीक अमेरिका की तरफ से भी की गई है कि उसके पास इस प्रकार के इंटेलिजेंस इनपुट हैं कि यहाँ से हमास जो है अपनी गतिविधियाँ चलाता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कल ही कहा गया था कि इजराइल जो है यहाँ इस हॉस्पिटल में अपने सैन्य अभियान को जो है वो सीमित रखे। और जो इजराइल की तरफ से आज एक फ़ोटो जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो सूचना उनके पास है, खुफिया सूचना, उसके आधार पे वो अस्पताल के अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई कर रही है। पहले भी एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया गया था अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे भूतल को दिखाते हुए इस एनिमेटेड वीडियो में, और ये कहा गया था कि यहाँ से जो हमास है वो अपनी गतिविधियाँ चलाता है, अपना एक मुख्यालय चलाता है। तो तमाम आलोचनाओं के बावजूद जो है इजराइल उसने इस हॉस्पिटल को, और न सिर्फ इस हॉस्पिटल को बल्कि रंतीसी हॉस्पिटल जो है वहाँ भी उसने कार्रवाई की है। कल एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें जो आईडीएफ के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये दिखाया था कि किस तरीके से सुरंग का जो मुहाना है वो उस हॉस्पिटल की तरफ खुलता है। और जाहिर सी बात है कि पूरा जोर इस बात पर है कि कैसे हॉस्पिटल को एक आड़ के तौर पे और वहाँ पे जो लोग हैं उनको मानवीय ढाल के तौर पे हमास जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच यूएन की जो एजेंसी है उसने ये कहा है कि 35 में से, गाजा में जो 35 हॉस्पिटल है उसमें से 22 ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। इसके पीछे की वजह यह है कि न तो वहाँ पर फ्यूल है, कहीं पर जो बमबारी है उसकी वजह से जो नुकसान है वो काफ़ी हुआ है, और हॉस्पिटल ने काम करना बंद कर दिया है। और ऐसे में मरीजों की जो इलाज है उसको लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही है। हर दिन की बमबारी में सैकड़ों लोग जो हैं या हज़ारों लोग जो हैं वो घायल हो रहे हैं। 28,000 से ज़्यादा घायलों की तादाद अभी है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जो हमास की तरफ से जारी किया गया
आंकड़ा है उसके मुताबिक। तो इस बीच जो ये हॉस्पिटल में जो एक ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर काफ़ी जो आलोचना है वो हो रही है। जो अरब इस्लामिक समिट हुआ था उसमें भी इजराइल को युद्ध अपराध का दोषी माना गया था। 57 देशों ने एक सुर में इस बात को कहा कि इजराइल जो है वो गाज़ा में युद्ध अपराध कर रहा है। तमाम जो युद्ध विराम की जो अनुरोध है उस अनुरोधों को ठुकरा चुका है। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन पॉज के तौर पे 4 घंटे के लिए युद्ध रोकने की जो हर दिन की एक बात पे राजी हुआ था इजराइल, उस पर वो चलता नजर आ रहा है। लेकिन उसका जो मकसद ये है कि उत्तरी गाज़ा से जो लोग हैं वो दक्षिणी गाज़ा चले जाएं और इसलिए उस कॉरिडोर का इस्तेमाल करें जो इजराइल ने दिया हुआ है। 2 कॉरिडोर हैं, तटीय तरफ से जाता है और एक जो ज़मीनी रास्ता है, अंदरूनी रास्ता उसकी तरफ से जाता है, जिसका इस्तेमाल पहले से किया जा रहा है। और हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो दक्षिणी गाज़ा की ओर जा रहे हैं। तकरीबन 16 लाख लोग अभी तक अपने घर बार को छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं और उनके पास खाने पीने की चीज़ों से लेकर तमाम तरह की दिक्कतें हैं। युद्ध का 40वां दिन है और किसी भी तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि इजराइल रुकेगा। उसका साफ ये कहना है कि हमास के खात्मे तक वो नहीं रुकेगा। इतना ज़रूर है कि वो जो 4 घंटे के ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए तैयार हुआ है, लेकिन जिस तरह की स्थिति वहाँ अस्पतालों में बनी हुई है, जिस तरह के दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं, इसमें न सिर्फ वहाँ के आम लोग बल्कि जो मरीज हैं उनकी जान को भी खतरा है। और दुनिया के देश जो हैं इस बात को लेकर लगातार जो इजराइल है उसको एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, एक तरह से उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल जो है अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कृतसंकल्प है और यही उसके रिजॉल्व में अब तक नजर आया है। उमाशंकर सिंह बता रहे थे कि क्या हालात है इस वक्त गाजा इलाके में। इस बीच WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस, उनका बयान आया है कि इजराइल की सेना के अल शिफा अस्पताल में घुसने के बाद से एक बार फिर अस्पताल के स्टाफ के साथ WHO का संपर्क टूट गया है। हम स्टाफ और मरीजों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि अल शिफा अस्पताल में फौज के घुसने की रिपोर्ट चिंताजनक है। इससे पहले इजराइल ने एक और अस्पताल रेंटेसी अस्पताल में भी ऐसी ही कार्रवाई की थी। इजरायली सेना के एक अफसर ने बताया कि अस्पताल के अंदर से हमास अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा था। इजराइल की सेना के एक अफसर ने अस्पताल में अलग अलग जगहों पर वीडियो बनाकर यह साबित करने की कोशिश की कि हमास किस तरह से यहां से ऑपरेट कर रहा था। I'm here in Gaza City. We are here next to a house of a terrorist. This is one of the senior terrorists who is the head of the operational naval operations that led the raids into Israel. His house is right next to a school. His house is 200 yards from the hospital of Rantisi. Next to his house, there is a tunnel. Now I want to show you an operational tunnel. The tunnel is built with electricity. We first saw the solar panels, then the electricity goes here, and it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. This is the back side of the hospital. Hamas used this hospital. Tonight we have entered into this building. I will show you the evidence. Let's enter into the hospital. We're now entering into the area of the hospital where we had found the evidence. This operation was conducted by Israeli Special Unit, the Israeli Navy SEALs. We are now in the area of the basement of the hospital. I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear of Hamas. Hamas is using hospitals, like we showed the evidence in Shifa Hospital. In other hospitals, we are now seeing it in live in Rantisi Hospital. An operation still conducting right now. Look at what Hamas is holding inside the hospital. I want you to understand, this kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas, firing RPGs for hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. We are now in the basement, and in this basement we found a motorcycle. They were all used in the massacre of the 7th of October. They even have bullets in this motorcycle.
So they came back from the massacre on the 7th of October into Rantisi Hospital with hostages on a motorcycle, a woman, clothes, and a rope next to the legs. And look above this, look above it. It's a baby bottle. It's a baby bottle in a basement above a World Health Organization sign. This is a suspicion for an area where hostages were being held. गाजा में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ कई देशों में गुस्सा बढ़ रहा है। अरब इस्लामिक सम्मेलन में शामिल देशों ने इजरायल की कड़े शब्दों में निंदा की है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने इजरायल को आतंकवादी देश करार दिया और कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर युद्ध अपराध कर रहा है। अर्दोआन ने फिर कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक दल है जिसे फिलिस्तीन के लोगों ने चुना है। अपनी संसद में अर्दोआन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मांग की कि वो ऐलान करें कि इजरायल के पास परमाणु बम है या नहीं है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी नेतन्याहू से कहा है कि वो गाजा में महिलाओं बच्चों को मारना बंद करें। ब्रिटिश कोलंबिया में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने कहा कि मैं इजरायल की सरकार से अपील करता हूं कि वो अधिकतम संयम बरते। दुनिया टीवी और सोशल मीडिया पर सब देख रही है। हम डॉक्टरों, परिजनों, बच्चों को सुन रहे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। दुनिया महिलाओं, बच्चों और शिशुओं की हत्या होते देख रही है। ये रुकना चाहिए। इसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल नागरिकों को जानबूझकर निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि हमास ने ही होलोकॉस्ट के बाद से सबसे भयानक हमले में यहूदी नागरिकों को बड़े पैमाने पर मारा, उनके सर काटे, उन्हें जलाया। इजराइल नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, हमास नहीं कर रहा। इजराइल गाजा में नागरिकों को मानवीय रास्ते और सुरक्षित जगह उपलब्ध करा रहा है और हमास बंदूक की नोक पर उन्हें वहां जाने नहीं दे रहा। इजराइल नहीं बल्कि हमास को दोहरे युद्ध अपराध का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जो नागरिकों के पीछे छुपकर नागरिकों को ही निशाना बना रहा है। सभ्यता की ताकतें हमास की इस बर्बरता को हराने में इजराइल का साथ दें। इस बीच हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई शुरू होने के बाद पहली बार ईंधन से भरा कोई ट्रक गाजा पट्टी में घुसा है। मिस्र से लगी रफा क्रॉसिंग से यह ट्रक गाजा में घुसा और ऐसे ही ईंधन से भरे 2 ट्रक और गाजा में जाने को तैयार दिख रहे हैं। इजराइल ने अब तक गाजा में किसी भी तरह के ईंधन को ले जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई हुई थी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे चुका था कि ईंधन खत्म होने के कारण उसे गाजा में मानवीय राहत का ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा। ये बार बार बोलना जरूरी है कि इजराइल के हमलों में 11,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इनमें 40% से ज्यादा बच्चे हैं। युद्ध के इस माहौल के बीच गाजा के लोगों को अगर कोई हल्की सी राहत दिखी तो वो मंगलवार को कुछ देर के लिए हुई बारिश से। गाजा के बच्चे इस बारिश में खेलते दिखे। ये छोटी छोटी खुशियां कितनी बड़ी हैं, कोई सोच नहीं सकता। और हमास पर इजराइल की इस कार्रवाई पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्मचलानी साहब हैं। इजराइल के सैनिक गाजा के अस्पताल के अंदर पहुंच चुके हैं। अस्पताल के कैंपस में टैंक दिख रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि अस्पताल से हमास की आतंकी गतिविधियां चल रही हैं। इस पर आपको क्या कहना है? पहली बात तो ये है कि अस्पताल के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल सिंपैथी थी इजराइल के लिए हमास अटैक्स के बाद, वो अब ख़त्म हो गई है और सिंपैथी के जगह पर इस समय एक इंटरनेशनल आउटरीच खड़ा हुआ है इजराइल के खिलाफ। जिस तरह से सिविलियन डेथ्स हो रही हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल्स पर अटैक्स हो रहे हैं, और जो इजराइल का सबसे मेन सपोर्टर है यूएसए, वो भी बोल रहा है इजराइल को
कि आप सिविलियन डेथ्स को आप कम कीजिए, अस्पताल को मत अटैक कीजिए। तो जो ये रेड हुआ गाजा सिटी के हॉस्पिटल पर, ये इससे जो इसराइल का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बढ़ने वाला नहीं है। चिरानी साहब, बंदूकों को छुड़ाने के लिए 3 दिन या 5 दिन के युद्ध विराम की एक बातचीत भी चल रही है। कतर इसमें मीडिएट भी कर रहा है। क्या आपको युद्ध विराम की कोई संभावना इस वक्त दिखाई देती है? दुनिया के अधिकतर देश चाहते हैं कि इस युद्ध में सीजफायर हो, मगर इसराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन तरह के डिमांड्स का, क्योंकि इसराइल एक मिलिट्री सॉल्यूशन की तरफ उसकी नज़ा है। वो चाहता है कि गाजा में जो हमास का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो, मगर प्रॉब्लम ये है कि इस युद्ध से कोई मिलिट्री सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमास की जो आइडियोलॉजी है, जो आइडियोलॉजी जो टेररिज्म को प्रमोट करती है, वो आइडियोलॉजी इस मिलिट्री ऑपरेशन से ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस आइडियोलॉजी है और इसकी जो जड़ है काफ़ी गहरी जड़ है। और आश्चर्य की बात यह है कि इजराइल ने हमास को एक मॉन्स्टर बनाया। 1980s में जब अमेरिका मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था, उनको आर्म्स दे रहा था, और जिस मुजाहिदीन से अलकायदा बना, जिस मुजाहिदीन से ओसामा बिन लादेन बना, उसी पीरियड में इजराइल ने हमास को इनकरेज किया, उसको फंड किया, और कुछ सालों के अंदर हमास एक मॉन्स्टर बन गया। जरैद साहब, क्या देखते हैं आप, ये लड़ाई आखिरकार कहां तक जाएगी? हालात को शांत किया भी जा सकता है या नहीं? इसराइल अपने रीजन का सबसे डोमिनेंट मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है। उसकी जो मिलिट्री पावर इतनी ज़्यादा है कि जितने भी अरब नेबर्स है इसराइल के, उनका जो कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो इसराइल से कम है। तो इसराइल के खिलाफ कोई मिलिट्री चुनौती नहीं है। इसराइल का जो मेन प्रॉब्लम है वो है टेररिज्म का। और दूसरी बात यह है कि इसराइल ऑक्यूपाइड लैंड्स पर उसका जो कब्जा है वो छोड़ने से इनकार करता है। मगर अगर इसराइल को शांति चाहिए, लॉन्ग टर्म पीस चाहिए, तो ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है, जो सभी लोग करते हैं, पूरी दुनिया इसको सपोर्ट करती है। यूएन में रिसेंटली कुछ दिन पहले वोट हुआ, करीब सारे देशों ने 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट किया। सिर्फ अमेरिका, इजराइल, कनाडा, कोई 5-6 देशों ने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया। तो 2 स्टेट सोल्यूशन में क्या होगा कि इजराइल जूविश स्टेट रहेगा और एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा पैलेस्टीनियंस के लिए। ये दोनों देश फिर पीसफुली कोएग्जिस्ट कर पाएंगे। तो यही है सोल्यूशन लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। शुक्रिया चिलानी साहब, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस थ्योरी पर तो कई सालों से काम चल रहा है, अभी तक तो सॉल्यूशन निकला नहीं है। इस बीच हमास पर इजराइल की इस कार्रवाई के बीच दुनिया फिर 2 हिस्सों में बटी दिख रही है। इन हालात में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एपेक APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में सबकी नजर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात पर है। शी जिनपिंग सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके हैं। दरअसल दुनिया के इन 2 बड़े देशों के बीच कूटनीतिक टकराव बीते कुछ अरसे से चरम पर आ चुका है। इसकी छाया गाजा में चल रहे युद्ध से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक महसूस की जा सकती है। तनाव का आलम यह है कि दोनों की मुलाकात से पहले आज दोनों के समर्थक सैन फ्रांसिस्को में आपस में उलझ पड़े। शी जिनपिंग और बाइडेन की इस मुलाकात पर लौटेंगे, लेकिन उसके पहले समझ लें कि एपेक की अहमियत क्या है। एपेक
दोनों समर्थक आपस में उलझ पड़े। आखिरकार एपेक के बारे में बात कर रहे थे। एपेक क्या है, उसकी अहमियत क्या है? एपेक यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, जो कि 1989 में बना एक संगठन है। इस संगठन से 21 देश जुड़े हैं। इसका वास्ता मूलतः आर्थिक सहयोग से है और इसलिए इसके सदस्य खुद को 21 अर्थव्यवस्थाएं भी कहते हैं। अमेरिका और चीन के अलावा रूस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देश इसके सदस्य हैं। वैसे इस बार की बैठक में भारत को भी आमंत्रित किया गया है। भारत दावा करता है कि उसकी भू राजनीतिक हैसियत की वजह से उसे एशिया प्रशांत के इस समूह में जगह मिलनी चाहिए। आर्थिक सहयोग के लिए बने एपेक को राजनीति से दूर नहीं रखा जा सकता। इस पर मौजूदा दौर में चीन और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों का प्रभाव पड़ा है, जिसमें सबसे बड़ा है व्यापार से जुड़ा टकराव। बाइडेन और शी की साल भर बाद ये पहली मुलाकात है। इससे पहले नवंबर 2022 में स्पाई बलून मुद्दे को लेकर बाली में ये बातचीत रुक गई थी। फिर व्यापार से जुड़े तनावों, प्रतिबंधों और ताइवान के मुद्दे ने वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच टकराव को और बढ़ाया। लेकिन इस टकराव के साथ कई और टकराव भी जुड़े हैं। यूक्रेन को लेकर चीन अमेरिका एक दूसरे से अलग खड़े हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन किसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों से बचते रहे हैं। एपेक में भी वो नहीं आएंगे। लेकिन सबसे अहम मसला गाजा का है। अमेरिका ने इजराइल के हमलों से बिल्कुल आंखें मूंदी हुई हैं, जबकि चीन ईरान के साथ खड़ा है, जो बार बार इजराइल को चुनौती दे रहा है। खुद शी जिनपिंग और जो बाइडेन राष्ट्रपति के तौर पर बस एक बार मिल सके हैं। जिनपिंग ने आखिरी बार अमेरिकी यात्रा तब की जब ट्रंप राष्ट्रपति थे। इस सबके बीच शी जिनपिंग और जो बाइडेन की बैठक पर सबकी नजर है। इससे क्या उम्मीद की जा सकती है, इस पर हमने बात की विदेश नीति के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से। इस मुलाकात की अहमियत को इस तरह से आंका जा सकता है कि मुलाकात होना जो है वो मुलाकात ना होने से अच्छा है। एक तरह से उससे कुछ तो अच्छा ही संदेश निकलने वाला है, पर उससे उनका अपना नीति या अपना जो सोच है एक दूसरे को लेकर वो बदल जाएगी। इसके कुछ भी संकेत अभी तक नजर नहीं आते हैं। लगातार उनका जो तनाव है वो बना ही रहेगा। हाँ, खासकर अब ये इजराइल और हमास के युद्ध के चलते अमेरिका का पूरा जो ध्यान है वो वहीं पर केंद्रित है कि किस तरह से उस हिंसा को रोका जाए। हालांकि इजराइल के आगे बहुत ज्यादा उनका प्रभाव नहीं चल रहा है। आप देखेंगे इमीडिएटली पहले प्रेसिडेंट बाइडेन वहां गए, 4 बार उनके विदेश मंत्री जा चुके हैं, रक्षा मंत्री जा चुके हैं। तो पूरा अमेरिका की विदेश नीति का, रक्षा नीति का ध्यान इस वक्त इस्राइल पर है कि इस्राइल की जो साख जो है उस पे जो चोट लगी है उसकी भरपाई के लिए इस्राइल कितना हिंसा वहां फैला सकता है उस पूरे क्षेत्र में। और ये आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की ओर नजर डालते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग से मलबा हटाने की कोशिशें आज भी जारी रहीं। सुरंग के अंदर मलबा गिरने से करीब 40 मजदूर पिछले 90 घंटों से फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को निकालने की अभी तक की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं। समस्या ये है कि सुरंग के अंदर करीब 250 मीटर के बाद जिस जगह बचाव का काम होना है वहां अब भी ऊपर से मलबा आ रहा है। इसीलिए जितना मलबा हटाया जा रहा है उसकी जगह नया मलबा गिर जाता है। ऐसे में मजदूरों को निकालने के लिए दूसरी कोशिश के तहत देहरादून से 1 मीटर मोटे स्टील के जो पाइप मंगाए गए थे उन्हें मलबे में ड्रिल करने वाली पहली मशीन नाकाम हो गई। इसके बाद अब दिल्ली से एक ज्यादा बड़ी मशीन उत्तरकाशी भेजी गई है, जिसे वायुसेना के हरकुलिस विमान से आज उत्तरकाशी पहुंचाया गया। ये मशीन अब सुरंग के पास पहुंच चुकी है और स्टील के पाइपों को मलबे से होकर दूसरे छोर पर मजदूरों तक पहुंचाने का काम करेगी। ये मशीन 1 घंटे में 5 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। करीब 50 से 60 मीटर मलबे के उस ओर मजदूर फंसे हुए हैं। इस मशीन के कुछ हिस्से मौके पर पहुंच गए हैं, जिन्हें मौके पर असेंबल किया जाएगा और उसके बाद ही काम शुरू हो पाएगा। ये मशीन किस तरह काम करती है, इस पर ज्यादा जानकारी इस बचाव अभियान से जुड़ी कंपनी वर्धमान इंजीनियरिंग के वर्क्स के आदेश जैन ने दी। आदेश जी, आपका वर्क क्या है और अंदर की स्थिति किस तरीके से है और ड्रिल किस तरह से हो रहा है? अभी कोई ड्रिल नहीं हो रहा है। ड्रिल के लिए मशीन दिल्ली से आ रही है दूसरी, वो मशीन उत्तराखंड पहुंच चुकी है।
जैसे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था पहले ऑगर मशीन का, उसमें कोई दिक्कत आई या फिर कुछ और प्रॉब्लम? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, मशीन में कोई दिक्कत नहीं आई। मशीन अपना प्रॉपर काम कर रही थी। मशीन की अचीवमेंट थोड़ी स्लो थी क्योंकि वो ओल्ड मॉडल की मशीन थी, पुरानी मशीन थी। इन मशीनों का बाज़ार में काम भी नहीं होता है, जिसके पास है सबके यहाँ गोडाउन में खड़ी है। तो पहले टनल रेस्क्यू ऑपरेशन 25 से 30 मीटर करना था, अब 70 मीटर के आसपास करना है। जो मशीन आ रही है वो तेज़ी से करेगी ड्रिल? थोड़ी अपडेट है, उसकी पावर ज़्यादा है। मेरी मशीन की पावर 45 मीटर थी और वो इसलिए लाए थे कि हमें 25 मीटर काम करना था। अब वो 70 मीटर हो गया तो हमें दूसरा इक्विपमेंट तो चाहिएगा ना सर। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे थे कि 32 इंच का होल कर रहे थे, अब 36 का? पहले हम 800 डाया का मतलब 32 इंच का होल कर रहे थे। वो जो मशीन आ रही है वो 30 इंच, वो 36 इंच का होल करेगी और 900 डाया का होल करेगी। तो जल्दी हमें कामयाबी मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उस मशीन के अंदर जो इक्विपमेंट है वो 800 का होल नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ, वो 36 का ही होल करेगी। तो अब 36 का होल होगा वहाँ? अब 36 का होल होगा। ऐसे में अगले कुछ घंटों में मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद की जानी चाहिए। इस बीच फंसे हुए मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत हो रही है और एक पाइप के जरिए उन तक लगातार ऑक्सीजन, पानी और खाने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस राहत के इंतजार में मजदूरों के परिजनों और उनके साथ काम करने वाले बाकी लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। आज ही सुबह मजदूरों के कई साथी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने सुरंग बना रही कंपनी और प्रशासन से नाराजगी जताई और कहा कि वो गंभीरता से राहत और बचाव का काम नहीं कर रहे हैं। इन गुस्साए लोगों ने बैरिकेड तोड़कर आगे जाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। मिशन फेल हो जाएगा तो फिर क्या भरोसा है? क्या भरोसा इस मिशन पर है? एक मिशन फेल हुआ, अभी तक 24 घंटा हो गया, वो दूसरा काम अभी इंतजाम नहीं हुआ। वो मशीन का हम लोग का भरोसा दिया जा रहा है। अगर वो मशीन फेल हो जाएगा फिर हम लोग किस पे भरोसा करेंगे? एक मशीन फेल लगातार ये मजदूरों का आपका काफी लंबा समय हो गया, नहीं निकल पा रहे? नहीं निकल पा रहे सर, बहुत दिन हो रहा है, 4 दिन हुआ है फंसे हुए। वो लोग भी दुख तकलीफ से पड़े हुए हैं। तो हम लोग का आदमी चाहिए, आज किसी भी हालत में हम लोग का आदमी चाहिए। बिल्कुल नाराजगी काफी है क्योंकि कई चीजें फेल होने के बाद ये देखिए पुलिस के साथ इनकी भिड़ंत हुई अभी, और लगातार इनका एक ही कहना है कि आखिर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। और लगातार पुलिस इनको समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लगता है कि ये कर नहीं पा रहे हैं। भाई साहब, लंबा समय हो गया, नहीं निकल पा रहे लोगों को नाराजगी? सर मेरा ये है बोलना कि हमारा प्रोसेस 5 दिन से कंटिन्यू रेडी में है। हमारा जो मतलब शासन प्रशासन जो आया है बाहर से, NDRF, SDRF, इन्होंने भी क्या किया, अभी तक इनको एक मौका भी नहीं दिया गया मेरे ख्याल से। और जो हमारे कंपनी के मेंबर्स हैं, वो जो हमारा हेड ऑफिस स्टाफ है, जो भी है, उन लोगों ने आज 4 दिन हो गए प्रोसेस को करते हुए, कुछ किया नहीं है। बिल्कुल ये नाराजगी दिखा रहे हैं। और इस वक्त अगर आपके लंबा समय हो गया, 75 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक 75 घंटे नहीं सर, शनिवार को आदमी घुसा है, शनिवार को पांचवां दिन है, अभी तक खाना पानी कुछ नहीं गया। लोग झूठ बोलता है, सब मजाक बना के रखा है। सर हम अंदर में काम करता हूँ, हम अंदर में काम करता हूँ सर, हमको मालूम नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा, ये विरोध में है। तमाम स्थानीय मजदूर, बाहर के जो तमाम मजदूर है वो भी यहाँ पे लगातार विरोध कर रहे हैं और इनका एक ही कहना है कि आखिर उनके लोगों को कब निकाला जाएगा। अधिकारी और कर्मचारी बचाव के काम में लगे हैं तो साथी मजदूरों में गुस्सा बढ़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच में इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है, बता रहे मेरे सहयोगी किशोर रावत। सिलकाला टनल में फंसे 40 लोगों को बचाने के लिए जिस मशीन का इंतज़ार किया जा रहा था वो मशीन पहुंच चुकी है। सामने इस ट्रक में ये मशीन है और ये आगे कटर होते हैं, ये आगे ड्रिल करेगा और तेज़ी से अंदर जाते हुए मलबा बाहर निकालेगा और पाइप फिट करेगा। तो इसके बाद कुछ और पार्ट्स आने हैं जिनको यहाँ असेंबल किया जाएगा और ये भारतीय वायुसेना के हरकुलिस विमान से चिन्यालीस और हेलीपैड लाए गए थे, एयर स्ट्रिप से में उतारा गया था और अभी फ़िलहाल पहला पार्ट आया है। इसके बाद लगातार पार्ट आएंगे, उनको यहाँ पर असेंबल किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि ये तेज़ी से ड्रिल करेगी और 900 mm के पाइप को फिट करते हुए
40 जिंदगियों तक जो अंदर फंसे हैं उन तक पहुंचेंगे और उनको 1 बाय 1 करके बाहर निकालेंगे। फिलहाल अभी मशीनें आ रही हैं और मशीनें असेंबल होंगी और उसके बाद जब शुरू होगा उसके बाद ही अभी फ़िलहाल कुछ कहना मुश्किल अभी है, क्योंकि इसके बाद ही तय हो पाएगा जब ये मशीन काम करना शुरू होगी कि कब वो लोग कितने समय में बाहर आ पाएंगे। सिलकारा टनल से किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात क्रिकेट की करते हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पर भारत लगातार हावी दिख रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 50 ओवर में 398 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत डगमगाती दिखी थी। न्यूजीलैंड ने 40 रन के अंदर ही अपने 2 बड़े विकेट सचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे को गंवा दिया था, लेकिन फिर न्यूजीलैंड की पारी संभली और इस वक्त न्यूजीलैंड के 40 ओवर में 4 विकेट पर 274 रन बन चुके हैं। मैच चल रहा है। न्यूजीलैंड ने इसके पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी को चुना था। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में हर बल्लेबाज ने आज आतिशी पारी खेली। सबसे पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल पिच पर उतरे तो देर नहीं की उनके शॉट्स मैदान के हर कोने में नजर आए। ऐसे एक शॉट मारने के चक्कर में कप्तान रोहित शर्मा कैच आउट हुए, लेकिन इसके बाद दूसरे छोर पर आए विराट कोहली ने जो खेल दिखाया वो जोरदार था। विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल में अपना 50वां शतक बनाया और महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को आज तोड़ दिया। दूसरे छोर पर शुभमन गिल ने भी 80 रन बनाए, नाबाद रहे। चोट के कारण बीच में कुछ देर के लिए वो मैदान से हटे भी थे। उनकी जगह आए श्रेयस अय्यर ने भी 70 गेंदों पर 105 रन जड़े और फिर केएल राहुल ने भी समय नहीं गंवाया और नाबाद 39 रन बनाए, बहुत ही फटाफट अंदाज में। भारतीय पारी में जिसकी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि आज सब ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन दिन असल में विराट का रहा। विराट के हाथों अपना रिकॉर्ड टूटता देखने के बाद खुद सचिन तेंदुलकर स्टैंड में मौजूद थे। तो विराट कोहली के लिए आज का ये सेमीफाइनल उनके दिलो दिमाग पे हमेशा छाया रहेगा। 15 साल का करियर, 3 वर्ल्ड कप मैच खेले और 50 सेंचुरीज की हाफ सेंचुरी वो मार चुके हैं। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सबा करीम मौजूद हैं। सबा, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबा, विराट के आज की इनिंग को लेकर अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने टीम को संभाला वन डाउन पे आके, जो उनका रोल था, जो उन्होंने कहा भी पोस्ट इनिंग एनालिसिस में कि मुझे एक रोल दिया गया था, उस रोल को मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका विश्लेषण? पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने यही किया है सुमित। नंबर 3 एक बहुत ही अहम पोजीशन होती है वाइट बॉल क्रिकेट में या फिर हर एक फॉर्मेट में। तो जिस तरह की टीम का कंपोजिशन किया है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने, वहाँ पर विराट कोहली का रोल यही है कि आप पूरी की पूरी पारी को एक तरफ से होल्ड करके रखें। कंट्रोल, आप पारी की जो बागडोर है ना पूरी टीम की, वो आपके हाथ में है और जो अन्य खिलाड़ी वो आपके इर्द गिर्द खेलते रहेंगे और वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। तो रोहित शर्मा ने वही किया है, शुभमन गिल ने वही किया है। विराट कोहली के बाद आने वाले जो खिलाड़ी, श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, उसके पहले हार्दिक पांड्या हो गए, इनका रोल अलग है। इनका रोल है कि हम लोगों ने टेम्पलेट बनाया है, एग्रेसिव बैटिंग करने का आपको वही करना है और सभी ने अच्छी तरह से वो रोल निभाया। विराट कोहली का काम यह है कि आप समय बिताइए विकेट के ऊपर, आप कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने 15-20 रन जो इनिशियली जो आपको बनाने होते हैं उसमें आप 30 गेंदें भी ले लेते हैं तब भी फ़र्क पड़ता है नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप पूरी लंबी पारी खेलें, क्योंकि अगर एक छोर पर विराट कोहली है तो उससे अन्य प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा उनका मनोबल ऊपर रहता है, फिर वो खुलकर बैटिंग कर सकते हैं। जैसे विराट कोहली का विकेट गिरता है, दबाव बढ़ता है भारतीय टीम के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर। तो ये जो रोल उनको, फैंस को भी, तो ये रोल जो दिया गया है, ये जो रोल उनको लिए आइडेंटिफाई किया गया, उसी रोल पर वो बखूबी उन्होंने बल्लेबाजी की है। तो आप देखेंगे उनका स्ट्राइक रेट सुमित, तो इनिशियल जो पीरियड रहता है 15-20 रन में, वो करीब 80-90 के स्ट्राइक रेट से बनाते हैं। जैसे जैसे विकेट पे ज़्यादा समय गुजारते हैं, स्ट्राइक रेट धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अंत में उनका स्ट्राइक रेट कभी 110-115 के बीच का ही रहता है। तो ये जो बहुत ही मुकम्मल पारी एक बार फिर से खेली है विराट कोहली ने। और समय देखिए, वानखेड़े स्टेडियम में जब सचिन तेंदुलकर मौजूद है, पैक्ड हाउस है, वहां पर आकर अपना 50वां उन्होंने शतक पूरा किया है वनडे क्रिकेट में। सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ा और सचिन ने प्रेस किया और प्रेस करना तो बनता है, क्योंकि सचिन ने उनको ग्रो करते हुए देखा है एक बल्लेबाज के रूप में और एक इंसान के रूप में भी। जब उनकी एंट्री हुई थी 2008-2009 में, तब सचिन तेंदुलकर ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे सुमित। और मुझे लगता है कि इस जनरेशन में जो विराट कोहली का जनरेशन है, उनमें एक शख्स जिसने
सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है सचिन तेंदुलकर से, तो वो है विराट कोहली। ड्रेसिंग रूम में किस तरह से बिहेव करना, जो यंगस्टर्स आते हैं उनके साथ किस तरह से बिहेव करना, किस ह्यूमिलिटी के साथ आपको मीडिया को एड्रेस करना, या फैंस के साथ आपको किस तरह से आपका रोल होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि विराट कोहली ने सीखी है। आप मुझे अच्छे से याद है, आप तो सिलेक्टर थे उस वक्त जब विराट को कप्तानी मिली और विराट ने एक टीम को संभालने की कोशिश की। एक विराट एज ए कप्तान और विराट एज ए प्लेयर जब कप्तानी छोड़कर थोड़ा निश्चिंत हैं, थोड़ा प्रेशर कम है, क्या ये रोल ठीक है उनके लिए? क्या ये ज़्यादा सूट कर रहा है? बखूबी उनको मज़ा आ रहा है। जब वो कप्तानी करते थे तब उनका रोल अलग था, वो एक एग्रेसिव कप्तान रहे हैं। उन्होंने कई सारे अपने जो प्लेयर्स उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखी थी और उसी पैटर्न पे वो टीम को आगे ले जा रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में जो दबदबा इस समय भारतीय टीम का है, उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है विराट कोहली का, उनकी कप्तानी का, उनकी बल्लेबाजी का, और जिस तरह से उन्होंने लीड किया है। अब ये समय ऐसा आ रहा है कि उन्होंने कई सारी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको अब रोहित शर्मा को दे दी हैं। अब आप संभालिए, मैं आपके साथ हूँ। अभी भी जो उनका रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टीम के जो लीडरशिप को जो कोर ग्रुप है ना सुमित, उसमें अभी भी ये शामिल हैं और वो हमें नज़र आ रहा है मैदान पे भी। सबा, मैं आपको कई सालों से जानता हूँ, एक दूसरे को काफ़ी समझते भी हैं। आपको स्टैट्स याद रहते हैं, आपको आंकड़े याद रहते हैं, आपको पुराने मैचेस याद रहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इन 50 सेंचुरीज में से अगर आपको कोई सेंचुरी चुननी हो विराट की, तो किस इनिंग को याद करना चाहेंगे आप? कई सारी पारियां हैं सुमित के लिए। 50 उन्होंने शतकीय पारी खेली है, उसमें एक दो पारियां जो मुझे याद आ रही हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध जो उन्होंने विश्व कप में शतक लगाया, चैंपियंस ट्रॉफी में जो उन्होंने शतक लगाया, और एक और मैच मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में वो मुकाबला हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 360 या 370 रन। 2012-2013 की ये बात है। और विराट कोहली और मुझे लगता है शिखर धवन ने इस प्रकार की पारी खेली थी कि भारत ने वो मुकाबला जो है वो 40वें ओवर में ही ख़त्म कर दिया था। वहाँ पर विराट कोहली ने शतक लगाया था। तो और ये तो वाइट बॉल क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। टेस्ट मैचेस में तो अद्भुत पारियां उन्होंने ऐसी भी खेली हैं, पर विराट की जो 50वीं जो पारी, 50 जो उन्होंने शतक लगाया, उसमें सबसे यादगार शतक यही होगा। 86 सेंचुरीज है उनकी, 86 शतकों का शतक कर पाएंगे पूरा? जरूर कर पाएंगे, मुझे विश्वास है कि ये कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो लॉन्जेविटी, 35 साल की उम्र हो रही है, पर उम्र इनके सामने मुझे लगता है कि उसने भी माथा टेक दिया है, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो निरंतर अपने फिटनेस पर मेहनत करता आ रहा है। और मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकली फिट हैं, आपकी डाइट क्या है, आपके न्यूट्रिशंस क्या है, ये सारी चीज़ों का ध्यान विराट कोहली रखते हैं। इसी वजह से वही ऊर्जा, वही तीव्रता उनकी बल्लेबाजी में भी, उनके फील्डिंग में भी, उनके अप्रोच में भी नजर आती है। चलिए सब, हम आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच विराट के बारे में इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। मैच चल रहा है और मैच में कुछ भी हो सकता है, हालांकि कुछ भी तो नहीं होना चाहिए, होना तो वही चाहिए जो हम सब चाहते हैं। भारत को काफ़ी अच्छे पोजीशन में है और इंडिया शायद ये मैच जीत भी ले, लेकिन न्यूजीलैंड ने अच्छी चुनौती हमारे सामने ज़रूर पेश की है। विश्व कप की रन मशीन के तौर पर अगर विराट कोहली को याद किया जाए तो गलत नहीं होगा। सचिन का उन्होंने 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। एक विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं, उन्होंने उस पर भी सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। सचिन ने 2003 के विश्व कप में भारत की तरफ से 673 रन जो बनाए थे वो रिकॉर्ड था, लेकिन आज 2023 में 20 साल बाद ये रिकॉर्ड अब विराट के नाम हो गया है। तो खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं। भारत का मैच चल रहा है और जैसे ही मैच खत्म होगा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। सबा करीम हमारे साथ बने हुए।